हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स का अपना बेटा वीडियो है ऑडिट इंट्रोडक्शन का। जब मैंने प्रैक्टिकल तो डाल दिया था, थ्योरी मैंने डाल दी, उसका लेक्चर डाल दिया था। आज उसके अपन कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें अपन टोटल 70 क्वेश्चन है बेटा। ये सारे क्वेश्चन कुछ एग्जाम में पूछे गए, जैसे आईएएस में पूछे गए, आरएएस में पूछे गए, जेवीएनएल में पूछे गए, जूनियर अकाउंटेंट टीआरए आरपीएससी वाले उसमें पूछे गए हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को अपन ने कंबाइन किया है। तो कुछ लगभग 70 क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, जिसमें अपन ने बेटा क्वेश्चन की तीन कैटेगरी करी है। यहाँ पे एवरेज, जो कि ठीक है, हाँ अपन सबको नॉर्मल आता है। एक इंपॉर्टेंट जिसको अपन को ध्यान रखना है, एक आता है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अपन को ज्यादा ही अच्छी तरीके से याद रखना है। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, चलिए पहला क्वेश्चन आया है बेटा एवरेज। ये रहा साइन एवरेज का। चालू अंकेक्षण से तात्पर्य है, क्या बोला गया है? चालू अंकेक्षण यानी कंटिन्यूअस ऑडिट। खाता बही करने खतौनी करने के बाद नहीं, अंतिम खाते तैयार होने से पूर्व ऑडिट। हाँ बेटा एकदम करेक्ट आंसर है। फाइनल अकाउंट तैयार होने से पहले जो ऑडिट की जाती है उसे बोला जाता है कंटिन्यूअस ऑडिट। और खाते तैयार होने के बाद जो ऑडिट की जाती है बेटा उसे बोला जाता है बैलेंस शीट, चिट्ठा ऑडिट, या फिर उसे बोला जाता है क्या? वार्षिक अंकेक्षण। ठीक, चलिए ये एवरेज क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ बोला गया अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो बेटा अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे राय देना। ठीक है, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या प्रकट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वही इसके सहायक या द्वितीय उद्देश्य होते हैं। अशुद्धियों व गलतियों को पकड़ना, रोकना, ये सारे इसके क्या होते हैं? सहायक उद्देश्य होते हैं, द्वितीय उद्देश्य होते हैं। लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे राय प्रकट करना। तो चलिए देखते क्या है। पहला दे रखा है भावी योजनाओं को बनाने में सहायता करना। नहीं। कपट अशुद्धियों को रोकना, ठीक है रोकना है, पर ये द्वितीय है। कपट अशुद्धियों का पता लगाना, ये भी द्वितीय है। निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति या क्रियाकलापों के परिणामों को उचित प्रतिनिधित्व करती है। तो बेटा एकदम करेक्ट आंसर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर राय प्रकट करना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा अपना डी। ठीक, बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 3। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसे बोला गया है अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए। कथन का प्रयोग किया गया है बेटा, याद रखना, लंदन एंड सॉरी, ईमानदार होना चाहिए, ये किया गया है लंदन एंड जनरल बैंक केस में। अंकेक्षक को क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। इसका केस लो है बेटा लंदन एंड जनरल बैंक केस। ठीक है, तो याद रहे ईमानदार वाली बात है लंदन एंड जनरल बैंक में है। ठीक, नेक्स्ट, ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी लंदन एंड जनरल बैंक केस, ये एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते अपन बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैनेजमेंट ऑडिट, बेटा मैनेजमेंट ऑडिट इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार इसके क्वेश्चन पूछे गए कि मैनेजमेंट ऑडिट है, निष्पत्ति अंकेक्षण को शामिल कर सकता है? हाँ साहब करता है। प्रबंध लेखाकार द्वारा किए गए कार्य का अंकेक्षण कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। उचित अंकेक्षक को शामिल करता है? हाँ साहब करता है। अंशधारियों के हितों की रक्षा? नहीं। तो बेटा अगर इसके उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो फर्स्ट और थर्ड आना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बेटा डी ऑप्शन। ठीक है क्या? तो चलिए मैनेजमेंट ऑडिट जिसमें निष्पत्ति अंकेक्षण भी शामिल है और उचित अंकेक्षण भी शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम क्या है बेटा? 1982 में एपीसी की स्थापना की गई थी, ठीक है, आईसीएआई ने, और फिर इसका ही नाम चेंज किया था, जो हो गया था एएएसबी, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, अंकेक्षण एंड आश्वासन मानक मंडल। तो यहाँ देखते पहला तो दे रखा व्यवहार समिति, तो नहीं है। अंकेक्षण एंड आश्वासन मानक, ओह व्यवहार आ गया, अगर ये व्यवहार नहीं होता तो फिर ये आंसर सही होता। यहाँ दे रखा है अंकेक्षण एंड आश्वासन मानक मंडल, बेटा एकदम करेक्ट आंसर है अपना पांचवे का एएएसबी, यानी कि एपीसी का परिवर्तित नाम है एएएसबी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य, बेटा मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे राय प्रकट करना। ठीक है, तो देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कपट का पता लगाना? नहीं। वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना? हाँ, वित्तीय विवरण बोलते फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है,
और भी देख लेते, तकनीकी विवरणों का पता लगाना नहीं, सैद्धांतिक का नहीं, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होएगा कौन सा, वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना। ठीक, नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा होता है बेटा ऑडिट, ऑडिट तथ्यों का पता लगाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो वास्तविक परिणामों की तुलना की से तुलना करती है। किससे तुलना करेगी, तो पहला ऑप्शन दे रखा है विनिर्दिष्ट यानी कि स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड एंड योजनाओं से, तो बेटा एकदम करेक्ट आंसर है अपना ए, यानी कि ऑडिट में क्या किया जाता है, जो भी अपने स्टैंडर्ड है विनिर्दिष्ट स्पेसिफाइड और जो भी अपनी योजना है उससे हम वास्तविक परिणामों की क्या करते हैं बेटा, तुलना करते हैं ऑडिट में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट एक एवरेज क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट कार्य है बेटा, ऑडिट कार्य है अनुपालन का, ना तो ये नियंत्रण का कार्य है, ना ही निगरानी का है, ना ही पर्यवेक्षी का, ये काय का कार्य है, अनुपालन का कार्य है। ऑडिट काय का काम है बेटा, अनुपालन का काम है, तो याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ये लीजिए इंपॉर्टेंट, त्रुटियों व कपट की रोकथाम और उनका पता लगाने की मूलभूत जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ध्यान रहे बेटा, त्रुटियों और कपट की रोकथाम और पता लगाने की मूलभूत जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, प्राथमिक जिम्मेदारी प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, तो ध्यान रहे यहाँ पे आंसर आ जाएगा मैनेजमेंट, यानी कि आंसर आ गया सी प्रबंधन। ठीक, ये लीजिए मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक एवरेज क्वेश्चन है कि लेखांकन का विश्लेषणात्मक पहलू है बेटा, लेखांकन का विश्लेषणात्मक बोल दो या आलोचनात्मक बोल दो, ये पहलू क्या होता है अपना ऑडिट, अंकेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, ये लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंकेक्षण के स्वतंत्र और निडर होने से आशय है, स्वतंत्र और निडर होने से, स्वतंत्र मतलब वो निष्पक्ष जांच करना चाहिए, तो देखते हैं अंकेक्षण कार्य सावधानी से करना चाहिए, ठीक है, ये भी हो सकता है, उसे निर्णय लेने से पूर्ण संपूर्ण तर्कों को सुनना चाहिए, ठीक है, उसे जांच कार्य निष्पक्ष भाव से करते हुए अशुद्धियों कपटों को छुपाना नहीं चाहिए बेटा, सी एकदम करेक्ट आंसर है इसका, एकदम बेस्ट आंसर, उसे जांच कार्य निष्पक्ष भाव से, जहां भी स्वतंत्र आ गया मतलब निष्पक्ष भाव से करना चाहिए, और साथ ही जो भी अशुद्धियां वो कपट है उनको छुपाना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया अपना क्वेश्चन नंबर 12, टीमिंग एंड लेडिंग शब्द का प्रयोग कहाँ होता है बेटा, अगर बात की जाए तो अपन ने पढ़ा था मिस एप्रोप्रिएशन, गबन, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था अपन ने गबन, मिस एप्रोप्रिएशन, बेटा गबन में पढ़ा था अपन ने कि माल का गबन, रोकड़ का, श्रम का गबन, या लेखों में लेखों या खातों में हेराफेरी। ठीक है, माल का गबन में क्या होता था, ऑडिटर खुद ही क्या कर रहा है, जो कंपनी की चीजें हैं उनका पर्सनल यूज कर रहा है, पर्सनल यूज में ले रहा है। श्रम का क्या होता था बेटा, इसमें श्रम के गबन में क्या होता था कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जो लेबर लगी हुई है, जो एम्प्लॉई है उनका अपने घर के काम भी करवा रहे हैं। रोकड़ का गबन यानी कैश का गबन करना। तो टीमिंग एंड लेडिंग शब्द का प्रयोग होता है बेटा रोकड़ के गबन के लिए। टीमिंग और लेटिंग और काइटिंग में बेटा होता क्या है कि जो पहले कस्टमर से जो पैसा या कैश आता है उसको कैशियर अपनी जेब में रख लेता है, और जो सेकंड कस्टमर से पैसा आएगा उसको पहले कस्टमर के अकाउंट में लिख देता है, और यही क्रम क्या करता है, चलता रहता है। तो इसे बोलते हैं बेटा टीमिंग, लेडिंग एंड काइटिंग, यानी कि रोकड़ का गबन है। ठीक है, तो याद रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक एवरेज क्वेश्चन आया है, इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है बेटा, इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, मैं कर्मचारी भी कर सकता है, साथ ही मैनेजमेंट द्वारा, कोई भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें अपना आंसर आएगा बेटा सी, प्रबंधन द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा इंटरनल ऑडिट की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है बेटा, अंकेक्षण रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, ना कि शिकारी कुत्ते के समान, यह निर्णय निम्न में से किस मुकदमे में दिया गया है बेटा, लंदन एंड जनरल बैंक का केस आया था अभी अपना ऊपर की चतुराई से काम करना चाहिए। तो ये रखवाली करने वाला कुत्ता वाला केस बेटा ये आया था किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, जो केस ले आया था बेटा 1896 में आया था, और यहाँ पे जो जस्टिस थे वो थे लोपस, और जो लंदन जनरल केस था ना बेटा ये 1895 में आया था, यहाँ पे जस्टिस थे बेटा लिंडले। तो याद रहे कुत्ते वाला केस आया था किंगस्टन में, तो क से क याद रखना, कुत्ते का क और किंगस्टन। आगे एक एवरेज क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 15,
निम्न में से हिसाबी अशुद्धि नहीं है। हिसाबी मतलब गलत जोड़ दिया है, कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, हिसाब की अशुद्धि होती है। तो चलो गलत जोड़ लगाना, ये तो हिसाब की अशुद्धि है, ठीक है। गलत राशि से लेखा करना, ये भी हिसाब की अशुद्धि है। गलत खतौनी करना, ये भी हिसाब की अशुद्धि है। खतौनी होने से रह जाना, बेटा ये हिसाब की अशुद्धि नहीं है, ये ओमिशन है, भूल गएपन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 की। अंकेक्षण एक बीमक है, यह निर्णय निम्नलिखित किस मुकदमे दिया, तो बेटा ध्यान रखना, लंदन एंड जनरल बैंक केस में दिया था 1895 में, ठीक है, कि अंकेक्षण बीमा करता नहीं है, मतलब बीमिक नहीं है, कोई बीमा करता नहीं होता है अंकेक्षण। साथ ही अंकेक्षण को चतुराई से पालन करना चाहिए। साथ ही इसी मुकदमे में, इसी केस में एक और आया था कि अंकेक्षण गारंटी नहीं देता है, सिर्फ क्या देता है, आश्वासन देता है, ठीक। तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रहे। क्वेश्चन नंबर 17, बैलेंस शीट ऑडिट में लेखों का अंकेक्षण किया जाता है। बेटा बैलेंस शीट ऑडिट बोल तो वार्षिक, वार्षिक मतलब तो ईयर एंड पे, यानी कि किसका किया जाता है, वार्षिक ऑडिट होती है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। बेटा बैलेंस शीट ऑडिट की अगर बात करें, चिट्ठा अंकेक्षण, जो इंडिया में अगर इसको बोला जाता है तो इसको ही बोलते हैं अपन वार्षिक अंकेक्षण को क्या बोलते हैं, चिट्ठा अंकेक्षण। अगर ओरिजिनल चिट्ठा अंकेक्षण की उत्पत्ति की बात करें तो बेटा बैलेंस शीट ऑडिट यानी कि चिट्ठा अंकेक्षण यूएसए में उत्पन्न हुआ था, और ये वहां पे अधिक प्रचलन है। इसमें ऑडिट कैसे की जाती थी, इसमें बैलेंस शीट से ऑडिट की जाती थी, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बैलेंस ऑडिट की जाती थी। जनरली ऑडिट कैसे की जाती है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि पहले जनरल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, इस तरीके से की जाती है। लेकिन जो बैलेंस शीट ऑडिट है, जो कहाँ पे प्रचलित है, यूएसए में, उसमें क्या होता है, उल्टा होता है, वहां बैलेंस शीट से उठाते हैं, ठीक है। तो याद है बैलेंस शीट ऑडिट कहाँ पे प्रसिद्ध है, यूएसए की फेमस है, यूएसए में सॉरी फेमस क्या उत्पत्ति हुई है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 18 की, और एवरेज क्वेश्चन एक और। निम्न में से कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता है, बेटा अंतरिम अंकेक्षण नहीं चलता है, निष्पत्ति नहीं चलता है, चालू अंकेक्षण, चालू यानी कंटिन्यूअस, निरंतर चलता रहता है, ठीक है, यानी कि वर्ष भर चलता रहता है। और बेटा कंटिन्यूअस ऑडिट किसके लिए करवानी जरूरी होती है, कहाँ पे होती है, कहाँ पे अच्छी है, मतलब लाभदायक है, जैसे बैंकिंग कंपनियों में, या जहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो, या जहाँ पे फर्म या संस्था क्या हो, कंपनी क्या हो, बहुत बड़ी हो, तो वहां पे कंटिन्यूअस ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो मदद करती है, लाभदायक है। आगे बात करते हैं बेटा एक और एवरेज क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19, मैनेजमेंट ऑडिट शामिल है। मैनेजमेंट ऑडिट में क्या शामिल है, बेटा मैनेजमेंट ऑडिट में कुशलता भी है, निष्पत्ति भी है, परफॉर्मेंस ऑडिट भी है, और कौन सी है, प्रोप्राइटी ऑडिट भी शामिल है। यानी तीनों ही किसके पार्ट है, मैनेजमेंट ऑडिट के। तो बेटा इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। यानी कि मैनेजमेंट ऑडिट में क्या क्या शामिल है बेटा, कुशलता अंकेक्षण, निष्पत्ति अंकेक्षण और औचित्य अंकेक्षण भी शामिल है। बढ़ते अपन एक क्वेश्चन नंबर 20, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अंकेक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य बेटा पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे राय प्रकट करना, तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की विश्वसनीयता व सत्यता की जांच करना, ठीक। बेटा बस वो लैंग्वेज घुमा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 एक और एवरेज क्वेश्चन है। चालू अंकेक्षण के अंतर्गत खातों की जांच की जाती है। बेटा चालू अंकेक्षण में कौन से खातों की, नियमित व अनियमित अंतरालों में की जाती है, चाहे स्थायी व अस्थायी अंतराल भी बोल दो। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है देखते हैं, कि चालू अंकेक्षण के अंतर्गत खातों की जांच की जाती है, नियमित अंतराल में हाँ साफ करते हैं, वर्ष के अंत में नहीं, वर्ष के अंत में नहीं करते हैं, अनियमित अंतरालों में हाँ साफ अनियमित में भी करते हैं, या वर्ष के दौरान नियमित व अनियमित अंतरालों में। तो बेटा इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, जिसमें नियमित भी कवर कर लिया और अनियमित को भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रबंध अंकेक्षण से तात्पर्य बेटा, प्रबंध अंकेक्षण यानी मैनेजमेंट ऑडिट, यानी कि मैनेजमेंट की जो भी पॉलिसी है, जो भी नीतियां है, ठीक है, उनकी ऑडिट क्या कहलाती है, मैनेजमेंट ऑडिट कहलाती है। तो चलो देखो क्या है, पहला प्रबंधकों की ओर से अंकेक्षण नहीं, प्रबंध की नीतियां व निष्पादन का अंकेक्षण, हाँ बेटा एकदम करेक्ट आंसर है, प्रबंध की नीतियों व निष्पादन का अंकेक्षण ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ऑडिट कहलाती है, प्रबंध अंकेक्षण कहलाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं बेटा, एक एवरेज क्वेश्चन है अपना ये। चालू अंकेक्षण उपयोगी नहीं है, बेटा उपयोगी नहीं वर्ड लिखा है यहाँ, तो जहां अंतिम खाते बनाए जाते हैं, नहीं नहीं वहां तो उपयोगी है, जहां व्यापारिक व्यवहार अधिक ना हो, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है।
जहां पे ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं है वहां पे चालू अंकेशन उपयोगी नहीं होती है। आगे स्टॉक का अवमूल्यांकन व अधिमूल्यांकन अशुद्धि है। बेटा ये है सैद्धांतिक अशुद्धि। सैद्धांत अवमूल्यांकन और अधिमूल्यांकन क्या होता है बेटा? अवमूल्यांकन बोले तो सॉरी अधिमूल्यांकन बोले तो ओवर वैल्यूएशन, यानी कि एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी स्टॉक की, वो थी मान लो 10,000, लेकिन मैंने वैल्यू कितने पे कर रखी, उसकी वैल्यू कितने पे कर दिया 12,000 पे, यानी कि ज्यादा पे कर दिया, तो इसे बोलते हैं बेटा ओवर वैल्यूड। और अंडर वैल्यूड इसका जस्ट अपोजिट होता है। अंडर वैल्यूड यानी अवमूल्यांकन जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, जिसमें वैल्यू क्या की जाती है, कम की जाती है। चलिए, तो स्टॉक का अवमूल्यांकन और अधिमूल्यांकन बेटा याद रहे सैद्धांतिक अशुद्धि है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25। हिसाब किताब में गड़बड़ी का उद्देश्य होता है। बेटा हिसाब किताब में गड़बड़ी क्यों करते हैं? प्रॉफिट को कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एवरेज क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोला गया है पहला पॉइंट, लाभों को कम या ज्यादा करना, एकदम करेक्ट है। आयकर अधिकारियों को धोखा देना नहीं, प्रतियोगियों को धोखा देना नहीं, अंशधारियों को धोखा देना नहीं। मोस्ट बेटा हो तो चार हो सकते हैं, पर अपन को बेस्ट आंसर चूज करना है, तो बेस्ट आंसर है ए, लाभों को कम या ज्यादा करना या बताना। ये क्या होता है? हिसाब किताब की गड़बड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक और एवरेज क्वेश्चन आया है बेटा। चालू अंकेशन व्यवसाय के लिए लाभदायक है क्योंकि, किसके लिए लाभदायक है पढ़ते हैं, लेखांकन वर्ष के अंत के तुरंत बाद अंतिम खाते तैयार कर सकते हैं, एकदम करेक्ट है। इसके अंतर्गत अंकेशन का कार्य यंत्रवत होता है, नहीं, ये तो इसकी लिमिटेशन ये क्या होगी, नुकसान हो गए। अंकचक्र के बार बार आने से उसके और लिपिकों के मध्य संबंध स्थापित, ये भी क्या है बेटा, दोष है इसका। बिक्री में वृद्धि होती है, नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि बिक्री में वृद्धि होती है। चालू अंकेशन से कोई सेल में वृद्धि नहीं होती है। तो ध्यान रहे चालू अंकेशन किसके लिए उपयोगी, व्यवसाय के लिए लाभदायक क्यों है? ताकि व्यवसाय जब भी अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म हो, अकाउंटिंग ईयर खत्म हो, तो अपन हाथों हाथ क्या बना ले, तुरंत क्या बना ले, फाइनल अकाउंट बना ले, क्योंकि चालू अंकेशन तो कंटिन्यूअसली चलती जाती है, ठीक है। आगे, ओहो एक और एवरेज क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 27, अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए, कपट का पता लगाना है, नीति की व सैद्धांतिक त्रुटियों को पकड़ना, हाँ, इससे उसके कोई लेना देना नहीं है। ओह सॉरी बेटा, लिपि की त्रुटियों को भी पकड़ना है, तो ए आंसर भी है। कपट का पता लगाना भी है, त्रुटियों का रोकना भी है, लेखक कर्मचारियों की बेईमान व कपटपूर्ण चालबाजियों के प्रति बीमा कराना, हाँ, ये नहीं है, ये अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रबंध की क्रिया व योजनाओं। बेटा प्रबंध की यानी कि मैनेजमेंट ऑडिट की बात होगी यहाँ, जो कंपनी के वित्त व व्यय पर प्रभाव डाले। ओहो लाइन आ गई है, वित्त व व्यय पर। बेटा ये होती है प्रोप्राइटरी ऑडिट, यानी कि औचित्य ऑडिट के बोलते हैं, औचित्य अंकेक्षण, प्रोप्राइटरी ऑडिट। इसमें बेटा ये पढ़ी थी अपन ने, याद हो तो, प्रोप्राइटरी ऑडिट। इसमें क्या पढ़ा था कि इसमें उन खर्चों को पता किया जाता है जो क्या है, अपरिहार्य परिहार्य खर्चे हैं, या अनुचित खर्चे, या जिन्हें टाला जा सकता है वो खर्चे हैं, ठीक है। तो ये काय में किया जाता था, औचित्य अंकेक्षण। तो यहाँ भी ये बोला है, प्रबंधकीय क्रिया व योजनाओं जो कंपनी के वित्त व व्यय पर प्रभाव डाले, तो उसे बोलते बेटा औचित्य अंकेक्षण, प्रोप्राइटरी ऑडिट, ठीक। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे। ये लीजिए, नेक्स्ट अपना एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्या है। केंद्र सरकार का मत हो कि किसी कंपनी का कार्य सुदृढ़ व्यवसायिक सिद्धांतों तथा बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यापारिक व्यवहार के अनुसार नहीं है, तो उसके अंकेक्षण के आदेश दे, तो ऐसे अंकेक्षण को क्या कहते हैं बेटा, स्पेशल ऑडिट कहते हैं, विशेष अंकेक्षण। एक अपन ने कंपनी 1956 में एक सेक्शन पढ़ा था 233A, 233A, उसमें बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, विशेष ऑडिट के, स्पेशल ऑडिट के क्या दे सकती है, आदेश दे सकती है। कब कब दे सकती है? अगर आप व्यवसायिक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो, या फिर आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपके प्रतियोगों, आपके कॉम्पिटिटर को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उस टाइम आपकी स्पेशल ऑडिट हो सकती है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक एवरेज क्वेश्चन की ओर। लगातार अंकेक्षण किया जाता है, बेटा लगातार यानी कंटिन्यूअस, दैनिक आधार पे, हाँ ठीक है। वर्ष के दौरान स्थायी व अस्थायी अंतरों पर,
बेटा एकदम परफेक्ट आंसर है, वर्ष के दौरान स्थायी व अस्थायी अंतरों पे। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इससे पहले पढ़ा था नियमित या अनियमित अंतराल भी आ सकता है, तो वो भी सही है। नेक्स्ट है एक और एवरेज क्वेश्चन है, अंकेषण है केवल एकल स्वामित्व के लिए ऐच्छिक नहीं, एकल स्वामित्व के लिए ऐच्छिक है, लेकिन यह केवल वर्ड गलत लिखा हुआ है, क्योंकि उसके लिए थोड़ी ऐच्छिक है, पार्टनरशिप के लिए भी ऐच्छिक है। एकल स्वामित्व तथा साझेदारी दोनों के लिए ऐच्छिक, हाँ ये एकदम सही लग रहा है अभी। आगे साझेदारी और कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं बेटा, साझेदारी के लिए अनिवार्य नहीं होता है, कंपनी के लिए जरूर अनिवार्य होता है। एकल स्वामित्व, साझेदारी और कंपनी सभी के लिए ऐच्छिक, गलत, कंपनी के लिए ऐच्छिक नहीं होता है, कंपनी के लिए होता है बेटा अनिवार्य। तो यहाँ पे जो अपना आंसर होगा बेटा वो होगा बी आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है, एकल स्वामित्व व साझेदारी दोनों के लिए ऐच्छिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है अपना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32। जहां कंपनी का अंतिम खाते अल्प समय में प्रस्तुत करने होते हैं, वहां अंकेषण को जो विधि अपनाई जानी चाहिए उसे क्या कहते हैं बेटा, तो उसे बोलते हैं चालू अंकेषण, यानी कंटिन्यूअस ऑडिट। क्योंकि पूर्ण अंकेषण यहाँ काम का नहीं है, आंशिक यहाँ काम का नहीं है, सामयिक भी यहाँ नहीं है, सामयिक और पूर्ण तो दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, और चालू अंकेषण ही यहाँ पे क्या एकदम बेस्ट आंसर है, क्योंकि अपने इसमें चालू अंकेषण में क्या होती है, अपनी ऑडिट कंटिन्यूअसली होती है। ठीक है, चलिए तो अपन बहुत जल्दी जब अपनी ऑडिट होएगी फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, तो अब जब अपनी ऑडिट होएगी फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ऑडिट होएगी, तो अपन हाथों हाथ ऑडिट करते करते क्या बना लेंगे, फाइनल अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि ऑडिट तो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अगर इस ऑडिट के और फायदे देखे तो बेटा इसमें कपट और गलतियां जल्दी पकड़ में आ जाती है, अपने अकाउंट अप टू डेट रहते हैं, तो ये सारे चालू अंकेक्षण के क्या है, बेनिफिट है, लाभ है। चलिए एक और एवरेज क्वेश्चन आया बेटा, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में साझेदारी फर्मों का अंकेक्षण क्या होता है बेटा, ऐच्छिक। ठीक, बढ़ते आगे, किसी कंपनी के विशेष अंकेक्षण में अंकेक्षक द्वारा रिपोर्ट किसे दी जाती थी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है, स्पेशल ऑडिट की। ठीक, एवरेज क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है 35, प्रबंध अंकेक्षण से क्या तात्पर्य, तो पहला बोला है मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंध अंकेक्षण बोले तो मैनेजमेंट ऑडिट, संगठन के सभी स्तरों पर ऊपर से लेकर नीचे के स्तर तक प्रबंध की कार्य कुशलता का मूल्यांकन करना, एकदम करेक्ट आंसर है। संगठन के सारे स्तर पे, सारे लेवल पे, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रबंध की कार्य कुशलता का मूल्यांकन करना, ये क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ऑडिट। देखो बेटा इसमें नेक्स्ट में क्या लिखा है, संपूर्ण संगठन के ऊपर से लेकर नीचे तक के स्तर तक लेखा विभाग, हाँ लेखा विभाग की नहीं करते, यहाँ पे अपन करते प्रबंध की कार्य की। ठीक है, तो याद रहे इसका बेस्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 36, एक और एवरेज क्वेश्चन आया है अपना, अंकेक्षण का कार्य नियमित व अनियमित रूप से वर्ष भर चालू रहता है बेटा, इसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूअसली चालू रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सतत अंकेक्षण। चलिए बेटा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते बेटा, एक एवरेज क्वेश्चन है कि नियमित और अनियमित रूप से वर्ष भर चलता है, तो ये हो गया अपना कौन सा, चालू अंकेक्षण जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा क्वेश्चन नंबर 37 की। तो 37 में बोला गया कि अंकेक्षण जिसे अंतिम लेखा तैयार होने के बाद किया जाता है, तो वो बेटा तैयार होने के बाद जो ऑडिट की जाती है उसे बोलते हैं सामयिक अंकेक्षण, सामयिक बोल दो, एनुअल बोल दो, या पूर्ण ऑडिट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक एवरेज क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा आगे, कि आगे जो अपन बात कर रहे हैं वो है अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सहायक, तो अशुद्धियों का पता लगाना और उनको रोकना, कपटों का भी पता लगाया जाता है। तो पहला तो दे रखा है अशुद्धियों का पता लगाना, उन्हें रोकना, ठीक है, कपटों का पता लगाना, रोकना, ठीक है, अशुद्धियों तथा कपटों का पता लगाना, उन्हें रोकना, बेटा एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अंकेक्षण रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह, ना कि पुण्य कुत्ते की तरह। बेटा एक कोर्स में दिया था किंगस्टन कॉटन मिल्स, वापस से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 1896 में पूछा केस लो आया था ये। ठीक, नेक्स्ट बात करते बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 40,
अंकेक्षण एक बीमा करता नहीं है, उससे केवल यही अपेक्षा की जाती है कि वह कार्य में उचित सावधानी व कुशलता का उपयोग करे। डन है क्या? हाँ बेटा, कौन सा केस लो था? ऐसा क्वेश्चन अपन आगे आप पढ़ चुके कि अंकेक्षक एक बीमक नहीं है। तो बेटा ये है लंदन एंड जनरल बैंक केस, 1895 में आया था। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 39 और 40। चलिए नेक्स्ट एवरेज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंपनी में आंतरिक अंकेक्षण नियुक्त कौन करता है? तो बेटा कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा, सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 42, एक और एवरेज क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है? अंकेक्षण सभी व्यवसाय के लिए आवश्यक है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अंकेक्षण खातों की पूर्ण जानकारी पूर्ण सत्यता के प्रति आश्वस्त करता है? नहीं साहब, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी देता है? नहीं देता है। अंकेक्षण खातों की गारंटी नहीं देता है, सत्यता की गारंटी नहीं देता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर रहेगा अपना। डन है क्या? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वैधानिक। एक और एवरेज क्वेश्चन है कि वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य। बेटा वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनियों के लिए, चाहे कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, दोनों के लिए जरूरी है। तो देखो इसमें बोला है कि वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है सभी सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनियों के लिए, तो हाँ सही है। सभी निजी कंपनियों के लिए, तो ये भी एकदम करेक्ट है बेटा। यानी कि सी उपयुक्त ए और बी, यानी कि ए और बी यहाँ पे एकदम क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर आ जाएगा अपना। डन। नेक्स्ट बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। एक और एवरेज क्वेश्चन आया है अपना, क्या बोला गया है इसमें देखिए, एक साझेदारी फर्म के अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण। बेटा साझेदारी फर्म में ऑडिट ऐच्छिक होती है, तो यहाँ पे जो भी साझेदारी फर्म होगी, सोल प्रोप्राइटर होगी, तो बेटा साझेदार में जब भी साझेदार फर्म की जब भी ऑडिटर के कर्तव्य की बात होगी, तो बेटा ऑडिटर और फर्म के बीच में जो अनुबंध हुआ है उसके द्वारा डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा बेटा डी, एकदम करेक्ट आंसर है। ये भी एक एवरेज क्वेश्चन था कि अंकेक्षक एवं फर्म के मध्य अनुबंध द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट निम्न को प्रस्तुत की जाती है। तो बेटा लागत पोस्ट ऑडिट सेक्शन 148 सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी जाती है, साथ ही इसकी एक कॉपी किसको दी जाती है? कंपनी को। तो इसका बी आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नंबर 46 बेटा, एक और एवरेज क्वेश्चन है कि सी एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1949 1 जुलाई 1949 को लागू हुआ था। साथ ही आईसीआई का जो हेड ऑफिस है बेटा वो इंद्रप्रस्थ मार्ग न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट एक और एवरेज क्वेश्चन है 47, एक साझेदारी फर्म में अंकेक्षण के क्षेत्र व कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 44 की तरह ये है, तो वही अंकेक्षक और फर्म के मध्य अनुबंध के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, एक और एवरेज क्वेश्चन आया, अंकेक्षण की सीमा है। तो बेटा अंकेक्षण के क्या क्या लिमिटेशन है? वह व्यवसाय का पूर्ण चित्रण प्रकट नहीं करता, एकदम करेक्ट है। वह खातों के सही होने की गारंटी नहीं देता, एकदम सही है। अंकेक्षण पक्षतापूर्ण हो सकता है, हाँ साहब। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि सारे ही क्या है अंकेक्षण की लिमिटेशन में आएगी। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 49, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। निम्नांकित में से किस प्रकार के अंकेक्षण में संस्था की योजनाओं और नीतियों का विस्तृत परीक्षण? देखो बेटा अंकेक्षण संस्था की योजनाओं नीतियों का, तो बेटा ये है मैनेजमेंट ऑडिट। पढ़ते आगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अभी अपन ने मैनेजमेंट ऑडिट के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओडिरे शब्द का अर्थ है बेटा, एक एवरेज क्वेश्चन है, तो ओडिरे शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सुनना। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक और एवरेज क्वेश्चन आया कि लागत अंकेक्षण आवश्यक नहीं है। बेटा लागत ऑडिट किसके लिए जरूरी है? कि जिनका काम निर्माण का है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, खदानों का काम है, माइनिंग का काम है, या प्रोसेस का काम है, प्रक्रियाओं का काम है। तो इन केस में क्या है, कॉस्ट ऑडिट कराना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कॉस्ट ऑडिट आवश्यक नहीं है, किन इकाइयों के लिए आवश्यक नहीं है? निर्माण में है, खदान में है, प्रक्रिया में, बेटा ठेकेदारी में नहीं है। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिखना भूल गया मैं, तो ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 52। ये एक और एवरेज क्वेश्चन आया है अपना, देखिए क्या है कि आंतरिक अंकेक्षक होता है। बेटा आंतरिक अंकेक्षक क्या होता है? कर्मचारी भी हो सकता है, तो कंपनी का कर्मचारी। नेक्स्ट एक और एवरेज क्वेश्चन है बेटा अपना, निरंतर अंकेक्षण अधिक उपयोगी है। तो बेटा बैंकिंग कंपनी में निरंतर यानी चालू अंकेक्षण कंटिन्यूअस, तो बैंकिंग कंपनियों में, क्योंकि यहाँ ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं। आगे
नेक्स्ट 54 एक और एवरेज क्वेश्चन, प्रबंध की प्रक्रिया की स्वतंत्र व आलोचनात्मक जांच क्या कहलाती है? मैनेजमेंट ऑडिट कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ चुके हैं अभी अपन, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक अंकेशक अपने कर्तव्य का पालन चतुराई और सावधानी का प्रयोग नहीं करता है तो अगर कंपनी को हानि होती है तो बेटा ऐसी हानि को क्या कहा जाएगा? लापरवाही का दोषी माना जाएगा उसको। बेटा अपन ने कंपनी के दायित्व पढ़े थे, जो वीडियो सेकंड था अपना, ठीक है, उसमें पढ़ते दीवानी दायित्व होते हैं और एक आपराधिक दायित्व होते हैं। दीवानी में दो पढ़े थे, कंपनी के प्रति या नियोक्ता के प्रति या फिर थर्ड पर्सन के प्रति। तो कंपनी के प्रति में वहां पढ़ते लापरवाही के कारण, कर्तव्य भंग के कारण या कंपनी विधान के अनुसार। तो ये लापरवाही के कारण है, अगर वो चतुराई से काम नहीं करता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रहे। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, अंकेशक का प्रमुख उद्देश्य। तो बेटा अंकेशक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर राय प्रकट करना। तो यहाँ बोला अशुद्धियों छल कपटों का पता लगाना है, तो द्वितीय उद्देश्य, अशुद्धियों का ये भी द्वितीय उद्देश्य। निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण संगठन की वास्तविक यानी कि ट्रू एंड फेयर स्थिति बता रहे बेटा, तो एकदम, और साथ ही क्रियाकलापों के परिणामों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। बेटा एकदम करेक्ट आंसर है अपना सी। ठीक, आगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 57, एक फर्म की संपत्तियों का मूल्य, दायित्व, रिजर्व संतुलन, प्रावधान, अर्जित लाभ, राशि, व्यवसाय की हानि के सत्यापन को क्या कहते हैं बेटा? बैलेंस शीट ऑडिट। सारी चीजें बैलेंस शीट की है, यानी कि इसमें सारा काम हो गया, बैलेंस शीट ऑडिट बोला जाएगा इसको। ठीक है, आगे, क्योंकि बैलेंस शीट की सारी चीजें चेक कर रहे हैं इसमें। बैलेंस शीट में ही आता है संपत्ति, दायित्व, रिजर्व, प्रोविजन, अर्जित लाभ यानी अर्न प्रॉफिट। ठीक, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं अपन। ये एक एवरेज क्वेश्चन है कि भारत में चिट्ठा अंकेक्षण किसको कहते हैं बेटा? वार्षिक अंकेक्षण को यहाँ पे चिट्ठा अंकेक्षण बोला जाता है। एक और एवरेज क्वेश्चन है 59, अंकेक्षण कहाँ प्रारंभ होता है? जहाँ पे लेखांकन खत्म होता है या समाप्त होता है। एक और एवरेज क्वेश्चन है अपना बेटा, सतत या निरंतर अंकेक्षण है, नियमित व अनियमित अंतरालों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि सतत व निरंतर अंकेक्षण क्या है? नियमित अंकेक्षण है। हाँ साहब, रेगुलर है एकदम, अंतरिम नहीं है, वर्ष के अंत में नहीं है और आंतरिक नहीं है, तो बचा क्या है? नियमित ऑडिट है ये अपनी। क्वेश्चन नंबर 61 एक और एवरेज क्वेश्चन आया अपना बेटा कि निम्न में से किसे अंकेक्षण की सीमा नहीं कहा जाता है? क्या अंकेक्षण की सीमा नहीं है? चलिए देखो, अंकेक्षण केवल अपनी राय प्रकट करता है बेटा, ये तो सीमा है। अंकेक्षण के सभी कपटों का प्रकटीकरण नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये भी सीमा है। अंकेक्षण प्रबंध कर्मचारियों के लिए चेतावनी है, ये भी सीमा है। अंकेक्षण कर्मचारियों का ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं है बेटा, ये इसकी सीमा नहीं है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है डी। ठीक है क्या? ओ सॉरी, इसमें आंसर आएगा बेटा सी, डी गलत लिख दिया अपने, सी आंसर आएगा कि अंकेक्षण प्रबंध और कर्मचारियों के लिए चेतावनी नहीं है। चेतावनी है, ये कौन सी सीमा है? ये कोई सीमा नहीं होती है बेटा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 62 एक और अपना एवरेज क्वेश्चन आया है बेटा, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये। हेलो, चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 62, लेखा परीक्षण को परिभाषित किया जाता है बेटा लेखा पुस्तकों का परीक्षण करना, कोई दिक्कत है नहीं। एक और एवरेज क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण का एक प्रकार नहीं है? बेटा पहले ही ये स्वास्थ्य अंकेक्षण कोई टाइप नहीं होता है। ठीक है, अशुद्धियों के प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं है? सिद्धांतों की अशुद्धि सम्मिलित है, एवरेज क्वेश्चन है भी। संप्रेषण की अशुद्धि यहाँ पे शामिल नहीं की जाती, क्योंकि हिसाब की भी की जाती है और बेटा दोहराव की भी की जाती है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 65, ये भी एवरेज अंकेक्षण निम्न रूप में होता है, पागल कुत्ता नहीं, चौकसी कुत्ता। बेटा चौकसी को यानी होता है चौकीदारी करना, यानी कि रखवाली वाला, तो चौकसी कुत्ता सही है, एकदम करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि किंगस्टन कॉटन मिल में इसका यही डिसीजन आया था कि अंकेक्षण रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह, ना कि भौंकने वाले कुत्ते की तरह, ना कि काटने वाले कुत्ते की तरह होता है। ठीक है, ओहो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया 66, किसी नए भवन के निर्माण लागत को मरम्मत अथवा रखरखाव खाते में डेबिट करना क्या? ओहो देखो बेटा क्या होता है, दो खर्चे होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में लिख दोगे या रेवेन्यू को कैपिटल में लिख दोगे तो ये त्रुटि होती है सैद्धांतिक त्रुटि। ठीक है, यानी कि पूंजीगत को आयगत मान लिया या आयगत को पूंजीगत मान लिया, तो इसे बोलते हैं अपन सैद्धांतिक त्रुटि। अब यहाँ पे बोला कि भवन निर्माण का जो खर्चा था, तो बेटा ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर,
ये तो बिल्डिंग में आना चाहिए, बिल्डिंग में ऐड होना चाहिए, बट इसने कहा लिख दिया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लिख दिया, तो बेटा ये सैद्धांतिक त्रुटि है। ठीक, आगे बढ़ते राजस्व व्यय। बेटा राजस्व व्यय यानी आयगत व्यय होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूंजीगत व्यय में लिखना क्या होता है बेटा, सैद्धांतिक त्रुटि है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, जब बही खातों में या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गलत प्रविष्टि की जाती हो, गलत, इसे बोलते हैं कमीशन की त्रुटि। ठीक, आगे ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 69, केंद्र सरकार लेखा परीक्षण मानक या परिशिष्ट का निर्धारण करती है। यह आईसीए किस अन्य से परामर्श लेती है, तो बेटा नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से क्या लेती है, परामर्श लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, एक तो आईसीआई से भी लेती है और साथ में किससे लेगी, नफरा से भी लेगी। आगे आज का अंतिम क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 70। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, जो 69 था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो 70 है देखो, लेन देनों को दर्ज करने की प्रक्रिया में राशियों खातों को अनजाने में हटाना। बेटा अनजाने में हटाया तो इसको बोलते हैं त्रुटि, जानबूझ के हटाता तो ये होता कपट। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन लिए हैं अपन ने बेटा। ठीक, जिसमें अपना इंट्रोडक्शन सारे लगभग मैंने इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर कर दिए अपन ने। इसमें यहाँ पे 3 भाग में बांट दिए क्वेश्चन को, एवरेज, इंपोर्टेंट और वेरी इंपोर्टेंट या मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में बेटा अपन जो भी अपना अब आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन ऑडिट प्रोग्राम और इनके क्वेश्चन लेंगे, जिसमें भी अपन 40 या 50 के लगभग में क्वेश्चन डालूंगा जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। और वीडियो को बेटा लाइक, शेयर, कमेंट और बेटा सब्सक्राइब करवाना, और साथ ही साथ इसको शेयर करते रहना। ठीक है, ताकि मैं भी आगे नए नए वीडियो बनाता रहूं। आगे की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।